फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं मेरा जो है ऑफ़र लेटर है LIC अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का। इसमें ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ डेट्स के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना, क्योंकि बार बार लोग जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उससे बेटर है कि एक बार ऑफिशियल डेटा से चीज़ों को समझा दी जाए सबको, ताकि जो है सबकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम रहे और सबको जो है चीज़ें जो है एक ऑथेंटिक तरीके से समझ में भी आ जाएं। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग को समझना, वो टारगेट के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। उसका भी ऑफिशियल डेटा मेरे पास है, अभी उसको भी शो करूँगा। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है, जो अभी ऑन गोइंग इंटरव्यू हो रहे हैं, तो इंटरव्यू से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत लोगों के कई सारे डाउट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपका LIC ADO एग्ज़ाम में कोई भी प्रोसेस थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, चाहे मेंस या फिर इंटरव्यू, ठीक है, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ कि इस एग्ज़ाम के टाइप की वजह से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और हैं, मुझे ये बात पता है, चूँकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कि जिन्होंने तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए ढंग से की भी नहीं और वो आज इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा जानते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एग्ज़ाम के लेवल की वजह से। अभी यही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का एग्ज़ाम होता, लाइक क्लर्क होता, IBPS क्लर्क होता या RRB क्लर्क होता, उसमें ऐसा कभी नहीं होता। ये चीज़ आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम का जो एक लेवल है, उसकी वजह से इसमें सिलेक्शन के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। जब तक जो है, अगर आपका कोई प्रोसेस ख़राब भी थोड़ा बहुत हो जाता है, उसके बावजूद आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है इसमें सिलेक्शन क्यों, मतलब चांसेस बने रहते हैं, कि इसमें अब जो भी चीज़ें हैं ये मतलब डिवीज़नल वाइज कंपटीशन हो रहा है। जैसे आपने जिस डिवीज़न से अप्लाई किया है, तो सिर्फ उस डिवीज़न में जितने कैंडिडेट हैं उतने कैंडिडेट्स में आपका जो है कंपटीशन है, एक्चुअल कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके डिवीज़न में 1000 एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है या फिर 1000 लोग जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो सिर्फ आपका कंपटीशन उन 1000 लोगों में से है। तो सोचिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक IBPS के एग्ज़ाम हैं, बैंक के एग्ज़ाम हैं, अदर इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हैं, उनमें सब में जो कंपटीशन होता है ना, वो ओवरऑल होता है। जैसे कि अगर आप क्लर्क का करेंगे तो स्टेट लेवल पे कंपटीशन होगा, PO का करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंपटीशन होगा। और इस एग्ज़ाम में क्या है, इस एग्ज़ाम में आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के लेवल पे है। तो इसलिए आपका कंपटीशन टोटली सेक्टराइज हो गया। आपको मतलब ही नहीं कि दूसरे डिवीज़न के लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो इस वजह से आप अभी भी सिलेक्शन की रेंज में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिवीज़न के लोगों में से है। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की नीड है, तो इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है ऑन गोइंग इंटरव्यू LIC ADO के लिए, वो ये है कि LIC ADO इंटरव्यू ड्यूरेशन वाज लेस, इज़ इट नेगेटिव साइन। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ ये कि उनका इंटरव्यू काफ़ी कम टाइम चला, मतलब 4 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट, इस तरीके से उनका इंटरव्यू चला। मतलब उनसे कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे कैंडिडेट, कई लोगों से तो मेरी बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि क्या ये किसी तरीके का निगेटिव साइन है। देखिए, ये किसी भी तरीके का निगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू कम चलना या ज़्यादा चलना, इससे इस बात का कंक्लूज़न नहीं निकाला जा सकता है कि कम चला है तो आपका ख़राब हुआ है, या फिर आपका ज़्यादा चला है तो आपका बहुत अच्छा गया है, ठीक है। इससे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ये, चूँकि स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं है। अगर उनको देखिए, LIC ADO के इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो सिर्फ कैंडिडेट से इतना निकालना चाहता है कि क्या इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड बिजनेस ओरिएंटेड है, क्या इस कैंडिडेट में मार्केटिंग की क्वालिटी है, या फिर क्या इस कैंडिडेट के पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है तो क्या इस कैंडिडेट में मार्केटिंग की
की जो क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक जो नीड है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कैंडिडेट्स में सर्च किया करते हैं। तो अगर किसी ने पहले ही स्टार्टिंग में ही, अपने इंट्रो में ही ये चीज़ शो कर दी कि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस ओरिएंटेड है, तो उनको उनका टारगेट मिल गया। तो मे बी कि इस वजह से आपका इंटरव्यू कम चला हो, ठीक है। और अगर मान लो इन केस आपका इंटरव्यू कम भी चला है, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस अभी भी हैं, चूँकि हो सकता है आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएं। और ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दे आस्क वेरी फ्यू क्वेश्चंस। वही चीज़ कि उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो इस चीज़ से भी आप ये मत समझिए कि आपका जो है इंटरव्यू ख़राब हो गया है। मे बी कि उनको जो चीज़ चाहिए हो, जिस चीज़ को वो निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कैंडिडेट्स में, वो चीज़ आप में तुरंत दिख गई हो, तो उनकी नीड कंप्लीट हो गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे बात भी की है और इंटरव्यू सुबह से शाम तक चलता है। तो जब लास्ट में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बचे रहते हैं ना, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जल्दी 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 सबको जो है फिनिश करो सबका इंटरव्यू। तो इस वजह से भी आपका हो सकता है कम चला हो। बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ से, मतलब आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू ख़राब गया है, ठीक है। तीसरा, कैन दे फेल कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू। देखिए, फेल किसी को नहीं किया जाता अनटिल अनलेस कि जो कैंडिडेट है उसने कोई ब्लंडर ना कर दिया हो। ब्लंडर का मतलब आप जो एक कंडक्ट होता है इंटरव्यू में जाने का, ड्रेस कोड हो गया, बोलने का तरीका हो गया, बैठने का तरीका, अगर ये सारी चीज़ें आपने गलत नहीं की, एक प्रॉपर तरीके से की हैं, तो फेल नहीं किया जाता, किसी को भी नहीं। एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि 40% तो मिलना ही मिलना है, वो तो सबको मिलेगा। क्योंकि जिसने भी मेंस क्वालिफाई किया है, तो ये अंडरस्टूड है, ये माना जाता है कि कैंडिडेट में क्वालिटी है, तभी उसने मेंस निकाला है। ऐसे थोड़ी ना किसी का प्रीलिम भी निकल गया, मेंस भी निकल गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब निकलने का मतलब ये माना जाता है कि कैंडिडेट्स में क्वालिटी है। तो इस वजह से फेल नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस कि आपने कोई ब्लंडर ना कर दिया हो। तो फेल वाली बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी बताया कि उनके पैनल ने उनके साथ बहुत ही अनप्रोफेशनली जो है बिहेव किया, मतलब वो उनके क्वेश्चन, उनके आंसर्स पे हंस रहे थे। तो ऐसा देखिए, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ इसलिए किए हैं वो, ताकि आपका पेशेंस लेवल चेक कर सकें। और इस चीज़ को आप नेगेटिव साइन मत लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू ख़राब हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निक्स होती हैं उनकी, चूँकि वो आपके फादर की उम्र के होते हैं। अगर आप कुछ भी बोलेंगे, XYZ कुछ भी बोलेंगे, तो वो हंसेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पेशेंस लेवल को चेक किया जा सके, बस। इसको निगेटिव तरीके से आपको नहीं लेना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑफ़र लेटर है। ये देखिए यहाँ पे, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा नाम प्रभात कुमार, और मैंने जो है STC लखनऊ डिवीज़न से ये यहाँ पे लिखा। जिन्होंने अभी लखनऊ डिवीज़न से अप्लाई किया, उनका जो उनकी ट्रेनिंग होगी यहीं पे होगी, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ, ठीक है। 31 दिसंबर 2019। अब इसमें आपको एक चीज़ जो देखने वाली है, देखिए, देखो, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई यहाँ पे 2 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2019 तक 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग चली। कहाँ पे? सेल्स ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी भी 1 महीने की ट्रेनिंग STC में होगी। STC में ट्रेनिंग जो भी होगी उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब उसमें आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टोटल 23 डेज़ के लिए मुझे सैलरी मिली थी, 2 दिनों के लिए मैंने छुट्टी ली थी, और बाकी उसमें जो है संडे वनडे रहा होगा या इस तरीके की चीज़ें, तो जो भी एक्टिव चीज़ें होती हैं उनका आपको पैसा मिलता। देखिए यहाँ पे लिखा है 190 रुपीज़ पर डे, और ये डिडक्ट होने वाला पैसा लिखा है कि चूँकि जब मैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग की जाती है तो आपको फूडिंग वहीं पे मिलती है, और जो लोग वहीं पे रह रहे हैं तो उनका रहने का भी खर्चा, तो वो चीज़ आपके जो सैलरी मिलेगी उससे वो डिडक्ट कर लिया जाता। जैसे मेरे केस में 1 महीने का
मेरी सैलरी से 4370 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए गए थे। इसी तरीके से इस बार का जो भी नॉर्म्स होगा उस अकॉर्डिंग आपकी भी सैलरी से चीज़ें डिडक्ट हो जाएंगी। और मैं अपने सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पे रहता नहीं था, मैं बाहर रूम लेके रहता था। मैं शुरुआत से ही लखनऊ में ही रह के ही तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपने रूम से आता जाता था और वहाँ पे सिर्फ खाना खाता था, तो खाने का उन्होंने इतना रुपया काट लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ 1 महीने की ट्रेनिंग मेरी एसटीसी में हुई। इसके अलावा 1 महीने के बाद देखिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। 1 महीने के बाद जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद ये 1 जनवरी 2020 से लेके 24 जनवरी 2020 तक की ट्रेनिंग जो है हमारी ब्रांच और फील्ड में होनी थी। ठीक, तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ये 1 जनवरी 2020 से लेके 7 जनवरी 2020 तक की ट्रेनिंग हमारी ब्रांच में हुई है। और उसके बाद फिर 8 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक एक्चुअल ये हमारी फील्ड ट्रेनिंग थी। यहाँ पे हमारी फील्ड वाली ट्रेनिंग हुई। उसके बाद 27 जनवरी से लेके अभी 1 मिनट दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो लास्ट वाला है 1 वीक ट्रेनिंग 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती। मतलब आपने जो चीज़ें सीखी आपको फिर से अपने सेल्स ट्रेनिंग सेंटर वहीं जाना होगा। और सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पे उनके अपने कुछ गेस्ट आते हैं, वहाँ पे LIC के जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं उनके सामने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। वही उसी तरीके से जैसे बढ़िया पोडियम लगा रहेगा, स्पीकर होगा, माइक होगा, स्क्रीन होगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा कि आपने ब्रांच में क्या सीखा, ब्रांच का स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, फील्ड में आपने क्या सीखा। ये सारी चीज़ों के बारे में एक आपसे ओवरव्यू लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते हैं किसी को, जिसका जितना मर्जी उतना वो वहाँ पे बोल सकता है। तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मेरे केस में मैंने शायद 3 या 4 मिनट वहाँ पे बोला था। इसी तरीके से सब लोग बोलते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, और डर डर के या फिर जैसे भी मतलब बोल दो, कोई वहाँ जज नहीं करता। जज करने के लिए वो लोग नहीं बैठे रहते, वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कितना सीखा, बस इतना। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के बारे में हो गई, और ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं। तो इसको जो है आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ जब तक उनकी श्योरिटी 100% नहीं होती तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक, देखिए ये टारगेट है। अभी टारगेट उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे मिला था 15 एजेंट का टारगेट। 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 15 एजेंट बनाने थे, 300 पॉलिसीज़ करनी थी। और ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 25,50,000 का हमको प्रीमियम अमाउंट पे करना था LIC को। याद रखना 25,50,000 इज़ दी प्रीमियम अमाउंट। ये ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख पॉलिसी करवा दिया और 10 लाख आपका टारगेट में काउंट हो गया, ऐसा नहीं होता। जितना उस पॉलिसी के थ्रू प्रीमियम LIC में जमा होता है उस प्रीमियम का अमाउंट आपके टारगेट में ऐड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब भी आपको सारी चीज़ें पहले से पता हों। आप मतलब ये ना रहे कि आपको पता नहीं था, नहीं तो मैं इस ना करता, ये मतलब इस तरीके के डाउट नहीं होने चाहिए आपको पहले से। मैं इसीलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों का नहीं मन है मार्केटिंग की जॉब में काम करने का, वो लोग इसमें ना जाएं और उनका टाइम सेव होगा। जो लोग अभी यंग हैं उनका टाइम सेव होगा, तो वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। और जिनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ट जॉब है, उनको तो सोचना ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रीमियम अमाउंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और 300 पॉलिसीज़, 15 एजेंट, ये तीनों चीज़ें आपको कंप्लीट करनी रहती, यही टारगेट ये हमारे टाइम का है। अभी इस बार के नॉर्म्स हो सकता चेंज हो गए हों, चूँकि सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर नॉर्म्स चेंज हो गए होंगे तो टारगेट आपका जाहिर सी बात है अप हुआ होगा, चूँकि सैलरी अप हुई होगी, और एजेंट और नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ भी अप हो सकती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थीं। इसके अलावा जिन लोग का इंटरव्यू हो रहा वो लोग बढ़िया से इंटरव्यू देते रहिए, एक्सपीरियंस करिए चीज़ों को। और इंटरव्यू में किसी का कम टाइमिंग चलता है, इंटरव्यू किसी का ज़्यादा चलता है, ये उसका पार्ट है।
और हाँ, एक क्वेश्चन यार और मैं मिस हो गया उसमें, कि अगर किसी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी बताया था कि उनका इंटरव्यू जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी मैंने तो जो मेरी इंट्रोडक्शन वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि ज़रूरी नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो, ये भी एक तरीका होता है इंटरव्यू स्टार्ट होने का। लेकिन वो मतलब होता है, किसी किसी के साथ करते हैं, बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कभी कभी कर देते हैं वो लोग ऐसा कि आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ही नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री लेंगे और डायरेक्ट वो क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से भी आप ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं कि आपका इंटरव्यू ख़राब गया है या अच्छा गया। ये एक तरीका होता है, मतलब कभी उस नॉर्मल तरीके से करते हैं और कभी थोड़ा सा अपना कन्वेंशनल वे को हटा देते हैं जी, मतलब आप इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछने लगते हैं। तो इस चीज़ से भी आप, जिनका भी इस तरीके से हुआ, वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये एक नॉर्मल तरीका है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई आपको मिल गई होगी। और चैनल पे अगर नए होंगे तो आपके सपोर्ट की नीड हमें है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।